बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद उसैद रेहान एंड यू आर वाचिंग स्टडी विद उसैद। लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा? लास्ट टाइम हमने पढ़ा कि असल में फोटोसिंथेसिस है क्या, लाइट और डार्क रिएक्शंस क्या हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि रेस्पिरेशन क्या है, फोटोसिंथेसिस के प्रोडक्ट्स को कैसे प्लांट यूटिलाइज करता है और रेस्पिरेशन में उनको यूज करता है और एनर्जी बनाता है। एनर्जी कैसे बनाता है? उस ग्लूकोज की मदद से जो फोटोसिंथेसिस में लास्ट टाइम हमने बनाई थी। अच्छा, तो स्टूडेंट्स पहले तो वर्ड रेस्पिरेशन ना बच्चों को बहुत ना डिफिकल्ट लगता है कि रेस्पिरेशन का मतलब क्या है। रेस्पिरेशन बेसिकली बायोलॉजी में टू टाइप्स की होती है। फर्स्ट वन इज एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, जिसको हम ब्रीदिंग भी कहते हैं या वेंटिलेशन भी कहते हैं, एंड द अदर वन इज इंटरनल और सेलुलर रेस्पिरेशन, which is actually the respiration in which we utilize the products of photosynthesis to harvest maximum amount of energy। अच्छा, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन वो होती है जिससे कार्बन डाइऑक्साइड बाहर हम मुंह से निकालते हैं और ऑक्सीजन एनवायरनमेंट से अंदर लेके जाते हैं, जो एक ह्यूमन करता है। इंटरनल और सेलुलर रेस्पिरेशन की हम यहां पर बात करेंगे। अच्छा, इसको इंटरनल रेस्पिरेशन भी कहते हैं, इसको सेलुलर रेस्पिरेशन भी कहते हैं। सेलुलर रेस्पिरेशन है क्या? इट इज स्टेप बाय स्टेप ब्रेकडाउन ऑफ कंप्लेक्स कंपाउंड्स टू हार्वेस्ट मैक्सिमम अमाउंट ऑफ यूजेबल एनर्जी। ये इसकी असली डेफिनेशन है। स्टेप बाय स्टेप ब्रेकडाउन किसका? कार्बन कार्बन चेन्स का। असल में ये कार्बन कार्बन चेन्स का ब्रेकडाउन होता है जो ग्लूकोज के अंदर मौजूद होती है। स्टेप बाय स्टेप ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज या अदर हेक्सोज या किसी भी कंप्लेक्स कंपाउंड को तोड़ देना, किसके अंदर? किसी भी स्मॉलर मोनोमर के अंदर ग्लूकोज को या किसी भी कंप्लेक्स कंपाउंड को तोड़ना और उससे एनर्जी जनरेट करना या हार्वेस्ट करना, इसको हम कहते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। अच्छा, सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए जो मोस्ट कॉमन फ्यूल यूज होता है वो है ग्लूकोज। यानी कि अमूमन ग्लूकोज में जो कार्बन कार्बन चेन्स बनी होती है ना, एक मिनट में आपको बना के दिखाता हूं। ये जो कार्बन कार्बन चेन है ना, ये देखें, ये असल में तोड़ी जाती हैं सेलुलर रेस्पिरेशन के अंदर। ये टूटती है, ये टूटती है, ये टूटती है, तो इस तरह एनर्जी जनरेट होती है जब कार्बन कार्बन चेन्स टूटती हैं। अच्छा जी, टाइप्स क्या हैं? दो तरह की सेलुलर रेस्पिरेशन होती है। एक होती है एनएरोबिक रेस्पिरेशन और एक होती है एरोबिक रेस्पिरेशन। एनएरोबिक रेस्पिरेशन वो होती है which takes place in the absence of oxygen. Aerobic respiration in which takes place in the presence of oxygen। इनको जानने से पहले एक बात बताता चलूं कि रेस्पिरेशन के अंदर या मोस्ट प्रिसाइजली सेलुलर रेस्पिरेशन के अंदर ग्लाइकोलिसिस का जो स्टेप है वो दोनों में अकर होता है। वो मैं आगे बताऊंगा कि ग्लाइकोलिसिस का जो प्रोसेस है वो दोनों में कैसे अकर होता है। अच्छा, बस आपने अभी तक ये याद रखना है कि ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस एनारोबिक में भी होगा और एरोबिक में भी होगा। अच्छा, तो बच्चों एनएरोबिक रेस्पिरेशन, एनएरोबिक विदाउट ऑक्सीजन या इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये प्रोसेस सबसे पहली बात तो इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन चलता है। दूसरी बात, इट टेक्स प्लेस इन साइटोप्लाज्म। इट मींस दैट this type of respiration will occur in prokaryotes। it will occur in prokaryotes क्योंकि ये साइटोप्लाज्म में होता है, इसमें कोई दूसरी ऑर्गेनेल इन्वॉल्व नहीं होती, क्योंकि प्रोकैरियोट्स के अंदर कोई दूसरी ऑर्गेनेल नहीं होती, साइटोप्लाज्म में होता है। इसलिए ज्यादातर जो प्रोसेस है ना, यानी कि ये प्रोसेस प्रोकैरियोट्स में होता है। इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन, जो हेक्सोज होगा हमारे पास, ग्लूकोज होगा या कोई भी हेक्सोज होगा या कंप्लेक्स कंपाउंड होगा, उसको मुकम्मल तौर पर तोड़ नहीं सकता, यानी कि हार्वेस्ट मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी नहीं कर सकता। इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन करेगा और 2 एटीपी जनरेट करेगा। यानी कि आपको मैं एक चीज बताऊं, हमारी बुक पे लिखा है जी कि 2% एनर्जी सिर्फ इससे हासिल होती है। कितनी परसेंट एनर्जी? 2% एनर्जी, सिर्फ 2 एटीपी से हासिल होंगे। ये टोटल नेट अमाउंट है, सॉरी, ये नेट अमाउंट है। टोटल एटीपी 4 हासिल होते हैं एनारोबिक से और जो नेट अमाउंट है वो 2 एटीपी है। इसका दूसरा नाम क्या है? इट इज आल्सो नाउन एज फर्मेंटेशन।
इसका दूसरा नाम फर्मेंटेशन है। पाथवेज एनएरोबिक रेस्पिरेशन के बेसिकली दो पाथवेज हैं, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। अच्छा, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन को अगर हम देखें तो ये फाउंड इन ईस्ट, ये जो खमीर होता है ना बच्चों, इसके अंदर अल्कोहलिक फर्मेंटेशन अकर होती है। डीकार्बोक्सिलेशन अकर, कार्बोक्सिलेशन का मतलब क्या है इधर, डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूव हो जाना, कार्बन डाइऑक्साइड का निकल जाना। तो वो कहता है जी ये रिएक्शन वो है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाती है, रिमूव हो जाती है। प्रोडक्ट्स कौन से हैं जिसके इथानॉल प्रोडक्ट है और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्ट है। ये यहां तक हमें पता चला कि अल्कोहलिक फर्मेंटेशन है क्या, होती किसके अंदर है और इसमें डीकार्बोक्सिलेशन होती है, इसके प्रोडक्ट्स क्या हैं। अच्छा बच्चों इधर देखिए मजे की बात, ये है एक ग्लूकोज जिसकी ग्लाइकोलिसिस हुई और ग्लाइकोलिसिस की मदद से हमें दो पायरुवेट के मॉलिक्यूल हासिल हुए। पायरुवेट को अगर आप देखें तो ये वाला जो ऑक्सीजन है सिंगली बॉन्डेड विद कार्बन, इट इज नेगेटिवली चार्ज, इसके ऊपर चार्ज होता है पायरुवेट के अंदर। ये दो पायरुवेट के मॉलिक्यूल बन गए। अब ग्लाइकोलिसिस में नेट प्रोडक्शन ऑफ एटीपी कितने होते हैं, 2 एटीपी। नेट प्रोडक्शन ऑफ एटीपी इज 2 एटीपी, यानी कि दो ये एटीपी है वो 2 एटीपी में कन्वर्ट हो गए। तो ये दो पायरुवेट के साथ क्या होगा, दो पायरुवेट की सबसे पहले क्या होगी, डीकार्बोक्सिलेशन। दो पायरुवेट थे तो एक, हर एक में से एक कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, तो ये दो कार्बन डाइऑक्साइड निकल गए। ठीक हो गया बच्चों। नीचे जब ये आएगा तो ये कुछ इस तरह का बन जाएगा जिसको हम कहते हैं एसीटल्डिहाइड, एसीटल्डिहाइड। यानी कि हुआ क्या इसके साथ, इसकी बच्चों डीकार्बोक्सिलेशन होगी, इसकी डीकार्बोक्सिलेशन होगी। पहली बात डीकार्बोक्सिलेशन इसकी जैसे ही होती है तो ये एसिटल्डिहाइड में कन्वर्ट हो गया। दूसरी बात कि एसिटल्डिहाइड के आगे रिडक्शन होनी है। रिडक्शन का मतलब क्या है, रिडक्शन का मतलब है कि ये हाइड्रोजन लेगा और कन्वर्ट हो जाएगा इथानॉल के अंदर। बच्चों मैंने बात की थी कि डीकार्बोक्सिलेशन होगी, ये डीकार्बोक्सिलेशन होगी। जब पायरुवेट से एसिटल्डिहाइड में कन्वर्ट हुआ डीकार्बोक्सिलेशन होगी। अब एसिटल्डिहाइड से जब इथानॉल में उसने कन्वर्ट होना है, इधर क्या होगा, इधर तो बच्चों ध्यान से आपने फोकस करना है। 2NADH2 जो थे इन्होंने 2 H पॉजिटिव दे दिए किसको, एसिटल्डिहाइड को, और इसकी रिडक्शन कर दी इथानॉल के अंदर और खुद ये 2NAD पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गए। ये जो 2NAD पॉजिटिव है ना, ये ग्लाइकोलिसिस में जाता है और दोबारा उधर से 2 हाइड्रोजन लेके, यानी कि खुद रिड्यूस होके भाई साहब दोबारा इधर आ जाते हैं और दोबारा अपना फंक्शन परफॉर्म करने लगते हैं। यानी कि एक साइक्लिक एक्टिविटी है। 2NADH2 पहले ऑक्सीडाइज होता है और एसिटल्डिहाइड को रिड्यूस करेगा इथानॉल के अंदर, फिर यही 2NAD पॉजिटिव खुद रिड्यूस होगा ग्लाइकोलिसिस की मदद से और कन्वर्ट हो जाएगा 2NADH2 की वजह से, 2NADH2 में कन्वर्ट हो गया जी। यानी कि ये जो 2NAD पॉजिटिव है ये ग्लाइकोलिसिस से इलेक्ट्रॉन दे जाएगा और इधर दे जाएगा, या दूसरे लफ्जों में इधर से प्रोटॉन ले जाएगा, खुद रिड्यूस हो जाएगा, इधर आके ऑक्सीडाइज हो जाएगा और इसको रिड्यूस करी जाएगा एसिटल्डिहाइड को। तो बच्चों ये था पहला रिएक्शन जो कि खमीर या यीस्ट के अंदर अकर होता है। इसको अल्कोहलिक फर्मेंटेशन इसलिए कहते हैं क्योंकि इथानॉल इसका प्रोडक्ट है जो कि एक अल्कोहल है। दूसरी है हमारे पास लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन जो है वो एनएरोबिक बैक्टीरिया इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, एनएरोबिक का मतलब है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, एनएरोबिक बैक्टीरिया और ह्यूमन के स्केलेटल मसल्स में अकर होती है। क्यों अकर होती है, जब हम कोई हार्ड वर्क करें, स्ट्रेनुअस एक्सरसाइज करें, कोई हम पुशअप्स लगाएं या पुलअप्स लगाएं या रनिंग करें, जब हमारा सांस फूल जाता है, ऐसी एक्सरसाइज जिसमें बहुत ज्यादा मेहनत लगती हो उसको कहते हैं स्ट्रेनुअस एक्सरसाइजेस। तो जब हम ये करते हैं हमारे मसल्स के अंदर लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट हो जाता है जिसकी वजह से मसल फटीग हो जाती है, मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते सही तरह। तो हमारे मसल्स के अंदर उस टाइम क्या होती है, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होती है और लैक्टिक एसिड मसल्स के अंदर एक्यूमुलेट कर जाता है। दूसरी बात, दूसरा पॉइंट, यहां ये भाई साहब के पास डीकार्बोक्सिलेशन हो रही थी अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में कोई डीकार्बोक्सिलेशन नहीं होनी, कोई कार्बन डाइऑक्साइड नहीं रिमूव हो रहा। अच्छा, इसका प्रोडक्ट क्या है,
इट्स प्रोडक्ट इज लैक्टिक एसिड हैविंग फॉर्मूला C3H6O3। ये इसका आ गया जी, मोलेकुलर फॉर्मूला आ गया C3H6O3। इसमें क्या होगा, एक ग्लूकोज होता है, ग्लाइकोलिसिस की मदद से 2 पायरुवेट के अंदर चेंज हो गया, इधर भी 2 एडीपी आए और 2 एटीपी में कन्वर्ट हो गए। ये ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस है जो हम आगे डिस्कस करेंगे। अच्छा, पायरुवेट जो था ना बच्चों, पायरुवेट लैक्टिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज, ये एक एंजाइम है। लैक्टिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज इस पायरुवेट को रिड्यूस कर देगा, इसकी रिडक्शन कॉज करेगा, इसमें H पॉजिटिव को ऐड कर देगा और कन्वर्ट करेगा इस पायरुवेट को C3H6O3 में। किसमें? C3H6O3, जो कि लैक्टिक एसिड है। यानी कि ये प्रोसेस बड़ा सिंपल सा है। आप दोबारा देखें, जैसे ऊपर हमने देखा, इधर नीचे देखें, 2NADH2 या 2NADH प्लस H पॉजिटिव, उन्होंने इधर वो खुद ऑक्सीडाइज हुए और उन्होंने पायरुवेट को रिड्यूस किया। ऊपर एसिटाल्डिहाइड को रिड्यूस किया था, नीचे उन्होंने पायरुवेट को रिड्यूस किया और कन्वर्ट कर दिया लैक्टिक एसिड के अंदर, और खुद वो दोबारा कन्वर्ट हो गए किसके अंदर? 2NAD पॉजिटिव के अंदर। ये 2NAD पॉजिटिव दोबारा ग्लाइकोलिसिस से जाके प्रोटॉन्स या H पॉजिटिव लेगा और इधर आके दोबारा वो उसकी रिडक्शन शुरू कर देगा, किसकी? पायरुवेट की। यानी कि सेम प्रोसेस जैसे ऊपर हुआ, मगर इसमें कोई एसिटाल्डिहाइड नहीं बना, कोई डिकार्बोक्सिलेशन नहीं हुई, यानी कि पायरुवेट से डायरेक्ट लैक्टिक एसिड बन गया। एंजाइम कौन सा यूज हुआ? लैक्टिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज। अच्छा, तो ये थे 2 पाथवेज किसके? फर्मेंटेशन के या एनारोबिक रेस्पिरेशन के। अगला है जी हमारे पास एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन का मतलब है विच टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, या जिस प्रोसेस के लिए फ्री ऑक्सीजन अवेलेबल हो। दूसरी बात, ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। तमाम प्रोसेस जो है ना माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, एक्सेप्ट ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस का पहला प्रोसेस है या पहला फेज है जो किसके अंदर होगा? साइटोप्लाज्म के अंदर। बाकी जो 3 इसके फेजेस होंगे वो करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। अच्छा, तो यानी कि ये एरोबिक रेस्पिरेशन जो है ना वो मेनली तौर पे यूकैरियोट्स में होती है यूकैरियोट्स में। और जो थी एनारोबिक, ये दोनों में हो सकती है, यूकैरियोट्स में भी प्रोकैरियोट्स में भी, मगर ज्यादातर किन में होती है? ज्यादातर ये होती है जी प्रोकैरियोट्स के अंदर। अच्छा, दूसरी बात, कंप्लीट ब्रेकडाउन, यानी कि ग्लूकोज, हेक्सोज या जो भी कंप्लेक्स कंपाउंड होगा उसकी कंप्लीट ब्रेकडाउन होगी और मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जनरेट होगी। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी कितनी एनर्जी? यानी कि नेट अमाउंट ऑफ एटीपीज कितने होंगे? 38 एटीपी इन प्रोकैरियोट्स एरोबिक रेस्पिरेशन की मदद से, और 36 एटीपी इन यूकैरियोट्स एरोबिक रेस्पिरेशन की मदद से। अच्छा, ये भी हो गया। ये बच्चों ऐसे जो छोटे छोटे सी चीजें हैं ना, ये एमसीक्यूज है। 3 चीजों का नाम आपने ध्यान रखना है। नेट का मतलब है कि उस पूरे प्रोसेस में कितने एटीपी मेरे पास बचे। यानी कि फॉर एग्जांपल मैं नेट का एक लफ्ज यूज कर रहा हूं, ग्लाइकोलिसिस में जाके आपको वाजिया तौर पे पता लग जाएगा। फिलहाल इसको आप देखें, 2 लफ्ज मैं कह रहा हूं, नेट और टोटल, इन दोनों लफ्जों का ध्यान रखना है। जो पेपर सेटर है, जब पेपर बनाने वाला है, वो इन दोनों एमसीक्यूज को ना आपको थोड़ा सा गड़बड़ करके देगा नेट और टोटल के वर्ड में, और ज्यादातर बच्चे फिर परेशान हो जाते हैं किसका आंसर क्या है। तो 38 एटीपी इन प्रोकैरियोट्स और 36 एटीपी इन यूकैरियोट्स। फेजेस कितने हैं? तो बच्चों 4 फेजेस हैं इसके। फर्स्ट वन इज ग्लाइकोलिसिस, सेकंड वन इज पायरुविक एसिड ऑक्सीडेशन, थर्ड वन इज क्रेब्स साइकिल आल्सो नोन एज ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल और सिट्रिक एसिड साइकिल, एंड द फोर्थ वन इज रेस्पिरेटरी चेन और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। अच्छा, तो बच्चों फेजेस भी हमने देख लिए। पहला जो है ना ग्लाइकोलिसिस, मैंने आपको क्या कहा था, ये दोनों में होता है। किसमें किसमें? यानी कि ये एनारोबिक में भी होता है और एरोबिक में भी होता है, दोनों में कॉमन है। कौन? ग्लाइकोलिसिस। दोनों प्रोसेस का जो पहला फेज है वो ग्लाइकोलिसिस है। इसका मतलब है कि बच्चों ग्लाइकोलिसिस डोंट रिक्वायर ऑक्सीजन, ग्लाइकोलिसिस को ऑक्सीजन की जरूरत ही नहीं है। ये मैंने तो लिख दिया जी डोंट रिक्वायर ऑक्सीजन। इसका मतलब क्या है कि ये अकर्स इन साइटोप्लाज्म। ग्लाइकोलिसिस का जो प्रोसेस है वो साइटोप्लाज्म में अकर होता है। एनारोबिक भी एरोबिक भी, इसको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इसको ऑक्सीजन चाहिए नहीं होती। ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज और सिमिलर हेक्सोज इनटू पायरुवेट होता क्या है? ग्लूकोज की या इससे मिलते जुलते हेक्सोज की
6 नंबर ऑफ कार्बन जो पोजेस करते हैं वो वाले कार्बोहाइड्रेट्स की ब्रेकडाउन हो जाता है किसके अंदर, पाइरूवेट के अंदर। कितने पाइरूवेट के अंदर जी, ये मैं तो लिख देता हूं। बेसिकली 2 पाइरूवेट्स हमारे पास आते हैं, एक ग्लूकोज या एक हेक्सोज से कितने पाइरूवेट आएंगे, 2 पाइरूवेट आएंगे। डोंट रिक्वायर ऑक्सीजन, अकर्स इन साइटोप्लाज्म। पहला प्रोसेस है जी ये ग्लाइकोलाइसिस, पहला प्रोसेस कहते हैं, फेज कहते हैं किसका, एरोबिक रेस्पिरेशन का या एनारोबिक रेस्पिरेशन का, दोनों का ही। ठीक है जी, शुरू करते हैं कि इसके अंदर होता क्या है। बच्चों ब्लैक से जो मैंने मार्क किया हुआ है ना, उसका मतलब है नंबर ऑफ स्टेप। ये पहला स्टेप है, ये दूसरा स्टेप है, ब्लैक से जो मैंने मार्क किया हुआ है। और आप देखें ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज से स्टेप शुरू होता है। फर्स्ट स्टेप स्टार्ट फ्रॉम ग्लूकोज। ग्लूकोज जो है उसकी फास्फोराइलेशन हो जाएगी, यानी कि वो एटीपी से इनऑर्गेनिक फास्फेट ले लेगा और एडीपी में उसको कन्वर्ट कर देगा। इधर होगी फास्फोराइलेशन। और एंजाइम जो इधर यूज हुआ उसका नाम है जी हेक्सोकाइनेज। हेक्सोकाइनेज पहले स्टेप में जो एंजाइम यूज हुआ उसका नाम था हेक्सोकाइनेज। ठीक हो गया, ये कन्वर्ट हो गया कि ग्लूकोज 6 फास्फेट के अंदर। ग्लूकोज 6 फास्फेट जो है ना वो कन्वर्ट हुआ फ्रुक्टोज 6 फास्फेट के अंदर। यानी कि इस प्रोसेस के अंदर बच्चों जो एंजाइम यूज होगा उसका नाम होगा आइसोमेरेज। आइसोमेरेज वैसे तो उसका नाम थोड़ा सा ना कम्प्लेक्स टाइप सा होता है, इसलिए मैंने आपको बता दिया कि आपको याद रहे कि इधर आइसोमरिज्म हुई है। ग्लूकोज और फ्रुक्टोज एक दूसरे के आइसोमर होते हैं। ग्लूकोज 6 फास्फेट फ्रुक्टोज 6 फास्फेट में चेंज हो गया और एंजाइम कौन सा इस्तेमाल हुआ, आइसोमेरेज। ये दूसरा स्टेप था इसका। तीसरे स्टेप में जो फ्रुक्टोज 6 फास्फेट है ना, इसकी फास्फोराइलेशन होगी और एटीपी एडीपी के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि फ्रुक्टोज 6 फास्फेट फास्फोराइलेशन के बाद कन्वर्ट हो गया फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट के अंदर। ठीक हो गया। चौथे स्टेप में डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में कन्वर्ट हो गया कौन, फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट इसमें कन्वर्ट हो गया। अब डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट जो है वो भी आइसोमर है किसका, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट का। ये दोनों एक दूसरे के अंदर इंटर कन्वर्टेबल है, एक दूसरे के अंदर इंटरचेंज हो सकते हैं, बदले जा सकते हैं। यानी कि ये भी एक दूसरे के आइसोमर हैं। एक एंजाइम आएगा और वो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट को ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में कन्वर्ट कर देगा, जो कि हमारा 5वां स्टेप होगा। अच्छा बच्चों इधर तक ना मैंने एक चीज लिखी है, ये प्रिपरेटरी फेज था, यानी कि हम ग्लूकोज को प्रिपेयर कर रहे हैं किसके लिए, किस चीज के लिए, कि उसके अंदर से एनर्जी निकाली जाए। उसको पहले हम प्रिपेयर कर रहे हैं ताकि उसके अंदर से एनर्जी निकाली जाए, इसलिए इसको हम प्रिपरेटरी फेज कहते हैं। अच्छा प्रिपरेटरी फेज के अंदर कितने एटीपी हमारे पास बने, या बने नहीं कहूंगा, कितने एटीपी इस्तेमाल हुए, यूटिलाइज हुए, तो बच्चों उसका जवाब है जी 2 एटीपी। 2 एटीपी यहां पे इस्तेमाल हुए, एक फर्स्ट स्टेप में और एक थर्ड स्टेप में। वो ये भी पूछ लेता है कौन से स्टेप में इस्तेमाल हुए। ठीक हो गया। एंजाइम का नाम भी पूछ सकता है, पहले में हेक्सोकाइनेज यूज हुआ जिसने फास्फोराइलेशन कराई, दूसरे में आइसोमेरेज यूज हुआ। अच्छा बच्चों तो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट हो गया, यानी कि हमारे पास 2 चीजें बनी फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट से। एक तो हमारे पास बना ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और दूसरा हमारे पास बना डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट 5वें स्टेप में ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो गया। इसका मतलब है कि हमारे पास 2 ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट हो गए, एक तो जो फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट से बना था और दूसरा जब डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो गया। तो हम दूसरा इसका एक फेज शुरू करेंगे जिसका नाम है ऑक्सीडेटिव या पे ऑफ फेज। पे ऑफ फेज का मतलब है कि एनर्जी देगा, कौन देगा, इस ग्लूकोज से एनर्जी लेंगे हम। अच्छा 2 ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट हमारे पास आ गए। इन 2 ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ऐड होंगे, यानी कि इनकी फास्फोराइलेशन होगी और इधर इनकी क्या होगी, रिडक्शन, रिडक्शन कह दिया, ऑक्सीडेशन होगी। कैसे, 2NAD पॉजिटिव आएगा, वो 2NADH2 या 2NADH प्लस H पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि NAD की क्या हुई, इधर NAD की रिडक्शन हुई और जो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट था उसकी ऑक्सीडेशन होगी। अच्छा अब 2 ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से नीचे जब रिएक्शन आएगा, ये 6 नंबर स्टेप था, नीचे रिएक्शन आएगा तो इसकी ऑक्सीडेशन से क्या बना हमारे पास, 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट।
1,3 बिसफास्फोग्लिसरेट बन गया। अब 1,3 बिसफास्फोग्लिसरेट से 2 एडीपी आएंगे और वो एक एक इनऑर्गेनिक फास्फेट ले जाएंगे, यानी कि 2 एटीपी बन जाएंगे ऐसे, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल थे तो एक एक मॉलिक्यूल से एक एक इनऑर्गेनिक फास्फेट ट्रांसफर हो जाएगा एडीपी के अंदर। तो ये 2 एटीपी हमारे पास इधर बन गए। 7वें स्टेप में हमारे पास बचा क्या, एक एक एटीपी निकल गया इन 2 मॉलिक्यूल्स के अंदर से, तो 2 मॉलिक्यूल्स हमारे पास बच गए 3 फास्फोग्लिसरेट के। अब वो 3 फास्फोग्लिसरेट जो है 8वें स्टेप में वो भी अपने आइसोमर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि क्या है 2 फास्फोग्लिसरेट। यानी कि आइसोमरिज्म का प्रोसेस हमने कहां कहां देखा, एक तो ये यहां देखा फर्स्ट स्टेप में, फिर हमने देखा 5th स्टेप में, और आखिरी दफा हमने देखा 8th स्टेप में, जब 3 फास्फोग्लिसरेट 2 फास्फोग्लिसरेट में चेंज हो गए। 2 मॉलिक्यूल्स हैं 2 फास्फोग्लिसरेट के। अब 2 फास्फोग्लिसरेट के अंदर से 2 वाटर के मॉलिक्यूल रिमूव होंगे और इस प्रोसेस को हम कहेंगे डिहाइड्रेशन, और ये कन्वर्ट हो जाएगा फास्फोइनोल पायरुवेट के अंदर। 2 मॉलिक्यूल आ गए जी फास्फोइनोल पायरुवेट के अंदर। 9th स्टेप में क्या हुआ वो आपसे ये पूछ सकता है, आपने कहना जी 9th स्टेप में डिहाइड्रेशन हुई, वाटर रिमूव हुआ। कितने मॉलिक्यूल ऑफ वाटर रिमूव हुए, 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर रिमूव हुए। अच्छा, फास्फोइनोल पायरुवेट के अंदर से एक जो इनऑर्गेनिक फास्फेट है, क्योंकि ये 2 मॉलिक्यूल है फास्फोइनोल पायरुवेट के, तो हर एक मॉलिक्यूल में से एक इनऑर्गेनिक फास्फेट एडीपी के साथ जुड़ेगा और 2 एटीपी बन जाएंगे। 2 एटीपी इधर बन गए, तो क्या बचा जी हमारे पास 2 पायरुवेट मॉलिक्यूल हमारे पास बन गए। कितने स्टेप लगे, 10 स्टेप लगे। 5 स्टेप प्रिपरेटरी फेज के, 5 स्टेप ऑक्सीडेटिव या पे ऑफ फेज के, और हमारे पास टोटल एटीपी की प्रोडक्शन कितनी हुई। अच्छा तो बच्चों देखें टोटल एटीपी की प्रोडक्शन कितनी हुई। अच्छा तो इसमें हमारे पास कितने बने जी, 2 एटीपी ये, 2 एटीपी ये, 4 एटीपी, ठीक हो गया। और NADH प्लस H पॉजिटिव कितने बने हमारे पास, वो बने 2, यानी कि 2 हमारे पास आ गए NADH प्लस H पॉजिटिव, ये भी 2 आ गए। अच्छा, जब हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पढ़ेंगे ना, उधर मैं आपको बताऊंगा NADH2 या ये NADH प्लस H पॉजिटिव या FADH प्लस H पॉजिटिव, ये एटीपी के अंदर बाद में कन्वर्ट हो जाते हैं, इनसे भी एनर्जी ली जाती है। और उसके लिए कहा जाता है कि जो एक NADH है ये 3 एटीपी देता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर, ये 3 एटीपी देता है। वो वहां हम जब जाएंगे उस वक्त देखेंगे कि कैसे 3 एटीपी देता है। फिल वक्त आप इसको याद रखें कि एक NADH प्लस H पॉजिटिव 3 एटीपी देता है, यानी कि हमारे पास 2 थे, तो इनसे कितने बन गए जी, 2 से हमारे पास बन गए बच्चों, 2 से हमारे पास बन गए 6 एटीपी, ठीक हो गया। 6 एटीपी और ये 4 एटीपी, ये तो हो गए 10 एटीपी। 10 एटीपी इधर बने। वो कहता है जी टोटल प्रोडक्शन ऑफ एटीपी कितनी थी, हम उसको कहेंगे भाईजान हमारे पास टोटल 10 एटीपी बने। वो कहेगा टोटल यूटिलाइजेशन ऑफ एटीपी कितनी थी, हम उसको कहेंगे भाईजान हमारे पास 2 एटीपी जो है वो यूटिलाइज हुए। वो आपसे एक सवाल पूछेगा कि नेट अमाउंट ऑफ एटीपी हमें कितने मिले, नेट अमाउंट ऑफ एटीपी। अच्छा बच्चों एक बात याद रखो, फिलहाल नेट अमाउंट ऑफ एटीपी कितने मिले, NADH वाले काउंट नहीं करने, हम सिर्फ वो देखेंगे जो हमें सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन की मदद से एटीपी मिले। अच्छा, सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन से बात याद है, वो आपसे पूछेगा कि जो ये इधर एटीपी जो एटीपी में कन्वर्ट हो रहा है ये कौन सी फास्फोराइलेशन है, क्या ये कीमियोस्मोसिस है, बिल्कुल नहीं, ये है सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन। ये बात याद रखनी है आपको, ये एमसीक्यूज में पूछ लेता है वो कि सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन की मदद से एटीपी जनरेट हुए हैं किसके अंदर, ग्लाइकोलिसिस के अंदर। एक ये ग्लाइकोलिसिस के अंदर सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन की मदद से जनरेट होते हैं और दूसरा क्रेब्स साइकिल के अंदर। अच्छा तो 4 एटीपी टोटल इधर बने हमारे पास और 2 एटीपी इधर यूटिलाइज हो गए, यानी कि नेट जो एटीपी हमारे पास बने, नेट प्रोडक्शन ऑफ एटीपी ग्लाइकोलिसिस में कितनी है, 2 एटीपी, 2 एटीपी बनते हैं। और यहां पे वो बात आ गई कि नेट प्रोडक्शन ऑफ एटीपी कितनी थी, 2 एटीपी बनते हैं, ये 2 एटीपी। अच्छा बच्चों ये पायरुवेट, ये पूरा ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस हो गया। अब हमारे पास 2 पायरुवेट आ गए। अब पायरुवेट ने आगे जाना है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर और वो डायरेक्टली क्रेब्स साइकिल नहीं चलाता,
ना ही क्रैब्स साइकिल के अंदर एंटर हो जाता है, क्योंकि पायरूवेट जो है ना वो एक चार्ज कंपाउंड है या चार्ज मॉलिक्यूल है। ये आप देख सकते हैं ओ के ऊपर नेगेटिव साइन है, तो एक चार्ज मॉलिक्यूल है। ये साइटोसोल या साइटोप्लाज्म के अंदर होता है, और ये एक इधर प्रोटीन लगी होती है जिसका नाम होता है पायरूवेट ट्रांसलोकेज। पायरूवेट ट्रांसलोकेज एक ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है। वो कहता है भाई साहब मैंने आपको जाने नहीं देना। कहता है क्यों? कहता है भाई साहब आपके ऊपर चार्ज है, हम तो चार्ज वाले को तो से गुजरने नहीं देते माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। अच्छा, वो बच्चों बड़ा होशियार होता है, वो जेब से ना 2 एटीपी निकाल के देता है, यानी कि एक एटीपी एक पायरूवेट के लिए तो 2 पायरूवेट के लिए 2 एटीपी। वो पायरूवेट ट्रांसलोकेज को एक तरह की रिश्वत देता है 2 एटीपी की। जब 2 एटीपी देता है ना तो पायरूवेट ट्रांसलोकेज कहता है भाई मैंने तो अब रिश्वत ले ली, अब इसको मैं जाने देता हूं। तो ये भाई साहब रिश्वत दे के 2 पायरूवेट ये एंटर हो गए माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। जब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एंटर होते हैं पायरूवेट ट्रांसलोकेज से गुजर के उसको 2 एटीपी दे के, तो कार्बन डाइऑक्साइड इनके अंदर से निकलता है, यानी कि डिकार्बोक्सिलेशन होती है, और कोएंजाइम ए इसके अंदर ऐड होता है और ये अपनी ऑक्सीडेशन करवाता है और Na पॉजिटिव को रिड्यूस कर देता है किसके अंदर? NaDH प्लस H पॉजिटिव के अंदर। यानी कि अगर डिकार्बोक्सिलेशन हुई, कोएंजाइम ए ऐड हुआ, पायरूवेट की क्या हुई? ऑक्सीडेशन, और Na पॉजिटिव की क्या हुई? रिडक्शन। यानी कि अगर 2 पायरूवेट थे तो 2 NaDH प्लस H पॉजिटिव बनेंगे, 2 पायरूवेट थे तो 2 दफा डिकार्बोक्सिलेशन होगी, 2 पायरूवेट थे तो 2 कोएंजाइम ऐड करेंगे। इसी तरह हमारे पास एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से 2 एसिटाइल कोएंजाइम ए बने, मगर एक पायरूवेट से सिर्फ एक एसिटाइल कोएंजाइम ए का मॉलिक्यूल बना। ये देख लें आप, एसिटाइल कोएंजाइम ए का मॉलिक्यूल ये एक बनेगा एक पायरूवेट से, मगर 2 पायरूवेट या एक ग्लूकोज से ये 2 बनेंगे। ठीक हो गया बच्चों? तो इसको कहा क्या जाता है? इसको आल्सो नोन एज लिंक रिएक्शन। पायरुविक एसिड ऑक्सीडेशन को लिंक रिएक्शन भी कहा जाता है। क्यों लिंक रिएक्शन कहा जाता है? क्योंकि जो रिएक्शन साइटोप्लाज्म में हो रहे हैं, यानी कि ग्लाइकोलिसिस को ये क्रेब्स साइकिल के साथ लिंक करता है। साइटोप्लाज्म वाले रिएक्शन को मैट्रिक्स के अंदर होने वाले, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स के अंदर होने वाले रिएक्शन के साथ लिंक करता है, उन दोनों को आपस में जोड़ता है, इसलिए इसको हम लिंक रिएक्शन कहते हैं। ये रहा, आल्सो नोन एज लिंक रिएक्शन। प्रोटीन का नाम जरूर याद रखना है, पायरूवेट ट्रांसलोकेज प्रोटीन था जिसने एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए पायरूवेट को अंदर जाने दिया 2 एटीपी रिश्वत के तौर पे लेके। अच्छा, तो बच्चों पायरूविक एसिड ऑक्सीडेशन पे हम आज रोकते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में हम क्रेब्स साइकिल और ईटीसी देखेंगे। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा और तालीम को फैलाने में मेरी मदद कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। अगले लेक्चर तक अल्लाह हाफ़िज़।